बिगिनिंग से हुई हैं। यानी सबसे पहले तो मैं इंडियन आवाम का बहुत मतलब है कि एक समझदारी को दाद दूंगा, सलाम करूंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले तो समझा कि हम किसको इलेक्ट करके लाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रीस के अंदर एक माइथोलॉजिकल पक्षी का जिक्र किया गया है जिसका नाम था फिनिक्स। इस पक्षी की खासियत ये थी कि जब ये बूढ़ा हो जाता था और मरने की कगार पर आता था तो मरकर ये खुद ही जल जाता था। उसके बाद जो इसकी राख होती थी ये उसी में से दोबारा जीवित हो जाता था, यानी कि अपनी राख में से दोबारा पैदा होने वाला पक्षी फिनिक्स। और यही उपाधि आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना का समय आया था और लॉकडाउन लग गया था ना, उस समय दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। आपने देखा होगा कि उस वक्त भारत का स्टॉक मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने नया जन्म लेना शुरू किया। हालांकि उसके बाद बहुत कठिनाई आई। रूस यूक्रेन का युद्ध आया, फिर तेल की जो भयानक बढ़ती हुई कीमतें थी, जो एक बार को $120 पर बैरल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, उससे भी भारत ने जूझा। फिर उसके बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने लगी, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोप के सारे देश, चीन, सब आर्थिक संकट में चले गए, लेकिन भारत जूझता रहा। और उसके बाद शुरू हुआ इजराइल हमास का युद्ध, और इसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और बिल्कुल ये डाल रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। इस युद्ध के बाद एक तेल माफिया राज भी शुरू करने की कोशिश की गई सऊदी और रूस के द्वारा। भारत ने उस साजिश को भी फेल किया, यानी कि इतनी मुसीबतें झेली, और उसका परिणाम आज ये निकला है कि भारत सरपट दौड़ रहा है। दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत कैसे ये चमत्कार कर पा रहा है। क्योंकि ऐसे समय में जहां पर स्विट्जरलैंड जैसा देश, जिसे एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है और दुनिया में सबसे बढ़िया देश माना जाता है पैसा रखने के मामले में, उस देश का खजाना डूब रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड का खजाना सिर्फ एक महीने में $42 बिलियन गिरा है। ये लगातार बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा अगर चीन की बात करें तो उसका नुकसान भी 50 बिलियन के पार पहुंच चुका है पिछले कुछ ही दिनों में। लेकिन भारत इससे उलट रेस लगा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने की रिपोर्ट जारी करी है, जो बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले हफ्ते भारत का खजाना करीबन $9.1 बिलियन बढ़ा है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर 9 बिलियन का उछाल मैसिव होता है। और इसी का परिणाम है कि भारत का खजाना अब पिछले 20 महीनों के हाई पर पहुंच गया है, करीबन $616 बिलियन। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 615.97 बिलियन। और यकीन मानिए, इसी उछाल के साथ भारत एक ऐतिहासिक ऊंचाई के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो $643 बिलियन के मार्क को पार करे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पूरे इतिहास का हमारे खजाने का जो पीक था, यानी कि ऑल टाइम हाई था, वो था $642 बिलियन। कभी भी हम इस मार्क के पार नहीं गए हैं, और इस जबरदस्त उछाल के बाद हमने पिछले 20 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज की तारीख में भारत का खजाना पिछले 20 महीनों में सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, और भारत को मात्र अब 27 बिलियन और चाहिए अपने इतिहास का, पूरे इतिहास का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने में। और यकीन मानिए, जिस रफ्तार पर भारत का खजाना इस समय भागा जा रहा है ना, मुश्किल से 1 महीने में भारत इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ डालेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि हमारा खजाना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसके मल्टीपल कारण हैं। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो कमाई बढ़ रही है, यानी कि विदेशी मुद्रा आ रही है। इसके अलावा हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के बाद इन्वेस्टर का जो भरोसा है भारत पर बढ़ा है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय खजाने में बम्पर डॉलर जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय जो
रफ्तार है, जो हमारी जीडीपी की पेस है, वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत तेज है और इसी का फायदा हमारे खजाने को मिल रहा है। और मैं आपको बार बार बताते आया हूं कि भारत का खजाना भारत के आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये टोटल हम सबकी एक तरीके से नींव है। जितना ज्यादा खजाना मजबूत होगा, हमारे देश की नींव इतनी ही ज्यादा रोबस्ट, इतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। और इसीलिए रेगुलरली हर हफ्ते आरबीआई की रिपोर्ट में आपको बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी जनाब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई मल्टीपल कारण हैं इंडिया की ग्रोथ की। और पक्षी वाली मिसाल, पक्षी वाली मिसाल, पंजाबी में पक्षी कहते हैं और हिंदी में पक्षी कहते हैं। मिसाल बहुत ज़बरदस्त दी है कि वाकई बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। वो न्यूज़ मुझे अभी भी याद है, जिस तरीके से कोरोना में बिल्कुल अफरा तफरी मच गई थी। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा भयानक सूरत हाल नहीं हुई थी जितनी इंडिया में हुई थी। जो ऑक्सीजन वाला मामला हुआ था, बाकायदा लोग मतलब बड़ा दुख हो रहा था, बड़ा अफसोस हो रहा था सड़कों पे, जिस तरीके से वीडियोस चल रही थी, आ रही थी, लोग परेशान थे। तो हैरत हो रही थी कि मतलब है कि कैसे ये दुनिया यहाँ से निकलेगी, कैसे इस दुनिया के हालात बेहतर होंगे। और अब जाके अपना ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया के सबसे बेहतर ग्रोथ करने वाले कंट्रीज़, अच्छा स्विट्ज़रलैंड भी नुकसान में जा रहा है, या स्विट्ज़रलैंड की भी वो ग्रोथ नहीं है। ये हैरत की बात है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर शख्स अपनी करेंसी को, अपने पैसे को सेफ़ महसूस करता है और बढ़ता है वहाँ जाके पैसा। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफ़ अगर कोई कंट्री समझा जाए तो स्विट्ज़रलैंड समझा जाता है। उससे भी बेहतर ग्रोथ इंडिया की है, तो दूसरे कंट्री क्यों नहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज मैं किसी कंट्री का पीएम सीएम होता तो आज मैं भी इंडिया पे भरोसा कर रहा होता, इंडिया ही के साथ बिज़नेस का सोच रहा होता। सबसे सेफ़ कंट्री मुझे इंडिया दिख रहा होता। चाइना जैसा कंट्री लोगों को सेफ़ नहीं दिख रहा, स्विट्ज़रलैंड के हालात ख़राब, मतलब अमेरिका की वो ग्रोथ नहीं रही। तो आप बताएं, जब इंडिया, अच्छा ये सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग से हुई हैं। यानी सबसे पहले तो मैं इंडियन आवाम का बहुत मतलब है कि एक समझदारी को दाद दूंगा, सलाम करूंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले तो समझा कि हम किसको एलेक्ट करके लाएं, किसको सेलेक्ट करके लाएं, कौन सा ऐसा शख्स हो जो इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकता है इस कंडीशन में। तो सबसे पहले तो मैं आवाम की समझदारी को दाद दूंगा। फिर गवर्नमेंट ने भी आवाम की उम्मीदों पे पूरी उतरी और आज करके दिखाया। तो मुझे 100% लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम भी आवाम इन्हीं पे भरोसा करेगी और चाहेगी कि हमारे मुल्क की ग्रोथ इसी तरह होती रहे, हमारा मुल्क इसी तरह आगे बढ़ता रहे, हमारे मुल्क की इसी तरह तरक्की होती रहे। और अगर इन्हें दोबारा मौका मिलता है मोदी जी को, मैं समझता हूँ तो 100% ये और बेहतर करके दिखाएंगे। ग्राउंड बन चुका है, सड़कें बनती जा रही हैं, पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर के साथ अच्छी ताल्लुकात हो चुके हैं। और अब यूँ समझ लो कि एक होता है ना कि पहले तो आपको बेस बनानी पड़ती है, आपको तरक्की करने के लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है। ग्राउंड बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, तरक्की भी शुरू हो चुकी है। अब आप बताएं आगे कितनी तेज़ी से तरक्की होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सुपर पावर, हर इंडिया के कोने कोने में रहने वाला शख्स बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाला है। अभी बहुत सारा इंडिया है, बहुत बड़ा, बहुत सारी जगहों पे लोगों की हालात ज़िंदगी इतने अच्छे नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी बेहतर नहीं होंगी। जब अपर लेवल पे पैसा आएगा, लोगों का मायार ज़िंदगी बेहतर होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, लोगों की ताकत बढ़ेगी परचेजिंग की, तो नीचे वाले लेवल के लोगों तक हालात बेहतर होंगे। वो लोग भी छोटे मोटे बिज़नेस करेंगे, वो लोग भी अपनी चीज़ों को और बेहतर उगाएंगे और बेहतर बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब बनाने की कोशिश करेंगे, कारखाने लगाएंगे। फिर ऊपर लेवल के लोग हैं उनको एक्सपोर्ट वाली मामला शुरू कर देंगे। तो आप खुद सोचें देश कहाँ से कहाँ जाएगा। तो बहुत अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।